वही सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलेगी, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स को कवर कर चुके थे और अभी हमारे पॉइंट्स चल रहे हैं, तो उसी का ही अगला पार्ट है। तो फिर है उसमें कि 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। कहाँ पर हुआ? ग्वालियर टैंक में। इसकी कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर टैंक में। ग्वालियर टैंक में जो है इसकी बैठक हुई थी। किसकी? कांग्रेस की बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ध्यान से पढ़िए, अबुल कलाम है, अबुल कलाम है, अब्दुल कलाम नहीं है। तो इसकी किसने करी थी? अबुल कलाम आज़ाद ने करी थी। फिर है गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और इसी में गांधी जी ने नारा दिया था करो या फिर मरो, डू और डाई। ये था उनका नारा या स्लोगन, डू और डाई, करो या फिर मरो। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। यानी 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल में ही गांधी जी और अन्य सभी कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां महल में रखा गया था। ये दोनों लेडीज़ थीं। जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। तो कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु कहाँ पर हो गई? तो उनकी मृत्यु हो गई थी जो है आगा खां महल में, जब उन्हें रखा गया था वहीं पर उनकी कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। तो ये उन लोगों को सब अलग अलग कर दिया गया। 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया और जिसका समापन 7 मार्च 1943 को हुआ। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया, यानी उनको जेल से जो है वो रिहा कर दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया मैदान में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया। किसने? तो अरुणा आसफ अली ने किसका झंडा फहराया था? तो कांग्रेस का। फिर है कि उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। ये क्या करी कि एक उन्होंने खुफिया रेडियो चलाया, उषा मेहता ने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। राम मनोहर लोहिया और बी.एम. खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। कौन? राम मनोहर लोहिया और बी.एम. खाकर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। विशेषकर मुस्लिम लीग एवं अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया की चित्तू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार, सतारा की वाई.वी. चौहान की सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। कौन सा पैम्पलेट? दी वे आउट। ये पैम्पलेट किसने जारी किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने। फिर है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन, कौन? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। यानी जो विचार है वो मोहन सिंह के मन में आया था, पर इसका जो है सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, पर वह असफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में फिर वो जर्मनी गए। कहाँ गए थे वो? तो वो गए थे जर्मनी में। कौन? सुभाष चंद्र बोस 1941 में।
वहाँ जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। किसका गठन किया उन्होंने? द फ्री इंडिया सेंटर। द फ्री इंडिया सेंटर का उन्होंने गठन किया। कहाँ पर? तो जर्मनी में। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, जब वो गए थे 1941 में जर्मनी में। फिर जब उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहाँ से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे। क्या करते थे? वहीं से वो पर्चे छपवाते थे और वो भाषण भी वहीं पर देते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती करके 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे जो है उन्होंने फ्री इंडियन लीजन कहा गया, यानी जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। जब 1942 में उन्होंने उत्तरी अफ्रीका से जो भारतीय युद्धबंदी पकड़े, उनको भर्ती करके 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया। किसने? तो जर्मनी और जापान ने। और अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। किसको? सुभाष चंद्र बोस को अक्टूबर 1943 में। और आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, और महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया। इस रेजिमेंट का एक और कमांडर जानकी अथीनप्पन थी। कौन थी? जानकी अथीनप्पन। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। तो जो आज़ाद हिंद फौज का झंडा था, उस पर क्या बना हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, और उस पर इस विशेष क्या? तो उस पर विशेष ये था कि उस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। ठीक है, दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था वहाँ पर। यहाँ पर स्लाइड थोड़ी कट गई है, पर कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कौन कौन से? अंडमान व जो है निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो सुभाष चंद्र को सौंप दिए। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी ने जो है इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया। तो जब जापान ने ये दोनों द्वीप उनको सौंप दिए सुभाष चंद्र बोस को, तो उन्होंने इनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया। शहीद और स्वराज द्वीप किसका? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। तो ये काम किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और इनको कब सौंपे गए जापान द्वारा? तो 8 नवंबर 1943 ईस्वी को। फिर है 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। कब? 22 सितंबर 1944 को। और फिर है टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज़ में आग लग जाने से जो है सुभाष चंद्र बोस को 18 अगस्त 1945 में मारा गया, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रामाणिक नहीं माना गया है। यानी जो है अब तक इतिहास इतना टाइम हो चुका है, पर हुआ क्या था कि उन्होंने जो है शहीद दिवस मनाया था 22 सितंबर 1944 को, जब वो टोक्यो जा रहे थे, टोक्यो यानी कि जापान। तो फॉर्मोसा द्वीप के बाद जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज़ में जो है वो आग लग गई, और सुभाष चंद्र बोस को 18 अगस्त 1945 को वो मारे गए। पर इस दुर्घटना को अभी तक प्रामाणिक नहीं माना गया है कि ऐसा किया गया था या ऐसा हो गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म अगर हम बात करें तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी.के. सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। किस पर आरोप लगाया गया था? पी.के. सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन, मेजर शाहनवाज खां, और इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने जो है फिर इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया। किसने? तो वायसराय ने। फिर है आज़ाद हिंद
के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई नेतृत्व एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी ये शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया और इसकी मांग क्या थी, तो भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। यानी काम दोनों बराबर कर रहे हैं तो सैलरी भी बराबर होनी चाहिए और उनके साथ जो है सेम बिहेवियर भी किया जाना चाहिए, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। तो ये उनकी प्रमुख मांग थी। शाही नौसेना का विद्रोह। तो शाही नौसेना का विद्रोह क्या था कि रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्ल भेदभाव और ख़राब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज़ के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। कब? 19 फरवरी को। कहाँ पर? कराची में। कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। जो है इसमें जो है मतलब बलपूर्वक, दमनपूर्वक यानी कि फोर्सफुली बलपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें कि 6 नाविक जो है वो मारे गए। नौसेना विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि सारे जो है वो नारे लगाए गए। तो ये सब नारे किस विद्रोह में लगाए गए थे? तो नौसेना के विद्रोह में ये नारे लगाए गए। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो, ये सारे नारे लगाए गए। इनके प्रदर्शन में जो है वो 3 झंडे साथ चलते थे। कौन कौन से? कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। तो इनके प्रदर्शन में 3 झंडे जो है वो साथ साथ चलते थे। एक तो कांग्रेस का तिरंगा, दूसरा लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। तो इधर कांग्रेस का और फिर चलता था जो है लीग का हरा और उधर से चलता था जो है कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा चलता था। और इधर कांग्रेस का जो है वो तिरंगा चलता, मतलब 3 रंग होते थे, कोई भी रंग हो सकते हैं। फिर और लीग का हरा झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा, ये झंडे तीनों साथ साथ चलते थे। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। किसको? जो ये झंडे लेकर चलते थे, तो इन सबको उन्होंने जो है सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने आत्मसमर्पण की सलाह दी। और 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कह दिया कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं और ब्रिटेन के सामने नहीं। यानी वो कहते हैं कि हमने भारत के सामने समर्पण किया है, ब्रिटेन के सामने हमने समर्पण नहीं किया है। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन थे? एडमिरल गोल्फरेड। कौन थे? एडमिरल गोल्फरेड। फिर है कि नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो जो है भारत की लाल क्रांति किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नौसेना विद्रोह को। किसको? नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। फिर है कैबिनेट मिशन 1946। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना और तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। तो कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। इस शिष्टमंडल के सदस्य कौन कौन से थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड, और पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। कैबिनेट मिशन जो है वो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। फिर है कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए, यानी 214 में से 205। और मुस्लिम लीग ने जो है 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 जो है वो स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 जो है सिख सदस्यों का भी समर्थन मिला था। मुस्लिम लीग ने क्या किया? 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो कहाँ मनाया गया? कलकत्ता में। उस
बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। कहाँ पर थी? बंगाल में। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी। कौन थे? शहीद सुहरावर्दी। तो उस टाइम बंगाल के जो मुख्यमंत्री यानी बंगाल के सीएम कौन थे? तो वो थे शहीद सुहरावर्दी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए। तो जो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस उन्होंने मनाया था मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को। कब मनाया था उन्होंने? 16 अगस्त 1946 को। इसका परिणाम क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप जो है वो बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, यानी सांप्रदायिक दंगे हुए। किसके कारण हुए? तो जो उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। फिर 3 जून 1947 को भारत विभाजन की जो है वो माउंटबेटन योजना आई। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ है, यानी किस योजना के बेसिस पर? तो माउंटबेटन योजना के बेसिस पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। 3 जून 1947 को ये योजना प्रकाशित की गई थी और 3 जून 1947 को जो है कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में इसको स्वीकार कर लिया गया। फिर 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में जो है गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में। किसने? तो गोविंद बल्लभ पंत में। किसने? गोविंद बल्लभ पंत ने। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया। और इसका समर्थन किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। यानी वैसे तो वो बंटवारे का विरोधी करते आ रहे थे, पर इस प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। अब जब वो लोग मांग कर ही रहे हैं तो किया क्या जा सकता है। तो उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस की जो कार्य समिति है उसका ये फैसला ठीक नहीं है, लेकिन जो है कांग्रेस के सामने अब और कोई भी रास्ता नहीं है, उनको मतलब उसको ये करना ही पड़ेगा। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास ना हो सका। यानी जो गांधी, नेहरू और पटेल थे उनके समर्थन के बावजूद भी जो कांग्रेस कार्य समिति का जो देश विभाजन का प्रस्ताव था ये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में जो है पास नहीं हुआ और 161 सदस्यों ने उसके खिलाफ वोट दिया, यानी वे तटस्थ रहे, यानी वो न्यूट्रल रहे इस मामले में, और इस कारण जो है सर्वसम्मति से ये पास नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ कि प्रस्ताव का विरोध करने वालों में जो सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। ये सब जो हैं ये प्रस्ताव का विरोध करने वाले थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 ईस्वी को नई दिल्ली में बुलाई गई। कौन? मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने ही केवल इसका विरोध किया था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पास किया गया। तो ये पूरा प्रस्ताव था कि जो है 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए, जिसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी तरह स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। ये सब पूरा उसमें प्रस्ताव में पारित हुआ था। फिर है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज सस्टम यानी 6th। ये भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। कौन था? प्रथम प्रधान यानी हेड। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। कब मनाया? पाकिस्तान दिवस के रूप में।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्र नाथ घोष की हत्या वैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। इन्होंने जो है वो मुखबरी करी थी भगत सिंह के विरुद्ध में। किसने? फणींद्र घोष ने। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। बांटो और छोड़ो यानी डिवाइड एंड लीव, तो बांटो और छोड़ो डिवाइड एंड लीव का नारा लीग ने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। कब दिया था? तो जो है कराची अधिवेशन में दिया था बांटो और छोड़ो का नारा। लीग ने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा जो है वो आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। तो कौन कौन से थे वो जो 3 पत्र हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे गांधी जी? एक तो था हरिजन बंधु गुजराती में, दूसरा था हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन अंग्रेजी में। पुणे 11 फरवरी 1933। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से जो है वो गुजराती में लिखी थी और हिंदू स्वराज को भी उन्होंने गुजराती में लिखा था। तो जो हम एक ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, उसको हम पढ़ते हैं, उसमें जो उन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में लिखा है बचपन से लेकर के उनके एक तरीके से एक लंबे समय तक के पूरे समय काल को और इसमें घटित घटनाओं को, स्वतंत्रता संग्राम को, मतलब हर चीज़ को उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया है। तो वो जो है मूल रूप से किस भाषा में थी? तो वो मूल रूप से थी गुजराती भाषा में। दूसरी हम एक और किताब सुनते हैं जो गांधी जी की ही है और बड़ी पॉपुलर है, वो है हिंद स्वराज। कौन सी है? हिंद स्वराज। तो वो भी किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में लिखी गई है। हिंद स्वराज और उनकी ऑटोबायोग्राफी दोनों ही जो है वो गुजराती भाषा में लिखी गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा गांधी जी के बारे में एक पूरा संक्षिप्त परिचय ही पढ़ लेंगे उनका, क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है और काफ़ी योगदान रहा है भारत की स्वतंत्रता में और का बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी रहा है। तो उनका हम एक संक्षिप्त परिचय नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।